नमो नमः। नमस्कार। संधि प्रकरण के स्वर संधि भाग 6 में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आज आपको पढ़ाने जा रही हूं अयादि संधि और वृद्धि संधि के दो अपवाद। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों संधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका नाम है रूप संधि और पररूप संधि। तो जब हमने यहाँ पर अयादि संधि और वृद्धि संधि के अपवाद की चर्चा की है तो हमें सबसे पहले अपवाद शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। इसी तरह हम अगली स्लाइड में यह भी जानेंगे कि पूर्व रूप का तात्पर्य क्या है और पर रूप का तात्पर्य क्या है। तो आइए पहले जानते हैं अपवाद शब्द का अर्थ। अपवाद वह विशेष नियम है जो किसी सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध होता है, अर्थात वह विशेष नियम जो किसी सामान्य या व्यापक नियम का खंडन करता है या उसके विरुद्ध होता है, उसे अपवाद का नियम कहते हैं। एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे चलती हुई कक्षा में हमने छात्रों से कहा कि 6th पीरियड लगते ही या 6वां कालखंड लगते ही सारे छात्र खेल के मैदान में जाएंगे। ये एक सामान्य नियम हो गया जो कक्षा में उपस्थित सारे छात्रों पर लागू होता है, पर इसके आगे हमने एक विशेष नियम बोला कि समूह गान में भाग लेने वाले चारों छात्र यहीं रुकेंगे, उनकी गाने की प्रैक्टिस ली जाएगी। तो ये एक विशेष नियम हो गया जो उन चारों छात्रों के लिए बनाया गया है और जो पहले वाले नियम का खंडन करता है। अब 6ठा पीरियड लगने के बाद सारे छात्र तो कक्षा के बाहर जाएंगे, पर वे 4 छात्र सारे छात्रों में अब शामिल नहीं है, उनको रुकना पड़ेगा क्योंकि सामान्य नियम के विरुद्ध उनके लिए एक अपवाद का नियम बनाया गया है कि उनको यहीं रुकना है और प्रैक्टिस करना है। यही स्थिति व्याकरण में भी होती है कि सामान्य नियमों का क्षेत्र व्यापक होता है, एक नियम बना दिए जाते हैं और फिर कुछ विशेष परिस्थितियों में उस सामान्य नियम से अलग कोई परिवर्तन जब होता है तो उसे अपवाद का नियम कहते हैं। हम जब कारक पढ़ेंगे और कारक में जब हम उपपद विभक्तियां पढ़ेंगे तो ये उपपद विभक्तियां भी सारी की सारी कारक के नियमों का अपवाद ही है। अब हम आगे देखते हैं पूर्व रूप का अर्थ और पर रूप का अर्थ। पूर्व रूप का तात्पर्य है कि जब उत्तर पद का प्रथम वर्ण पूर्व पद के अंतिम वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए तो पूर्व रूप। जैसे हरे धन अब हरेव। और पर रूप का तात्पर्य है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि के वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए तो पर रूप। जैसे प्रधन एजते प्रेजते। अब इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए ये यहाँ पर ये 2 पद हैं। इस पद को कहते हैं पूर्व पद, मतलब पहले वाला पद, और इसको कहते हैं उत्तर पद। तो ये उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है, मतलब ये अ, जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, यहां पूर्व पद में हरे शब्द का जो अंतिम वर्ण है ए, तो जब हरे शब्द के अंतिम वर्ण में वर्ण के समान हो जाए, माने एकाकार हो जाए, ये अ ए जैसा हो जाए और दो इसी में मिल जाए तो ये स्थिति कहलाएगी पूर्व रूप। और जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ये पूर्व पद है प्र, इसका अंतिम वर्ण है अ, प्र में अ जुड़ा हुआ है, तो पूर्व पद का ये जो अंतिम वर्ण है वो अगले शब्द के आदि के वर्ण में, माने उत्तर पद के प्रथम वर्ण के समान जब हो जाए और इसमें मिल जाए तो वो कहलाता है पर रूप। देखिए पर का मतलब होता है बाद वाला और पूर्व का अर्थ होता है पहले वाला। तो जब पहले जैसा हो जाए, माने बाद वाला वर्ण पूर्व पद के अंतिम वर्ण जैसा हो जाए, माने पूर्व के वर्ण जैसा हो जाए, इसकी सत्ता समाप्त हो जाए तो पूर्व रूप। और जब इसकी सत्ता समाप्त हो जाए पूर्व वर्ण की और वो पर के रूप हो जाए, मतलब पर के समान हो जाए, तो वो कहलाएगा पर। तो आइए हम उदाहरणों के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से पूर्व रूप और पर रूप संधि को भली भांति समझते हैं।
मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि पूर्व रूप संधि अयादि संधि का अपवाद है, इसलिए पूर्व रूप संधि को पढ़ने के पहले हमें अयादि संधि अच्छे से आना ही चाहिए। अगर आपने अयादि संधि का वीडियो अच्छी तरह नहीं देखा है तो एक बार फिर से मैं आई बटन पर अयादि संधि लगा देती हूँ, आप फिर से अयादि संधि को एक बार अच्छी तरह देखकर उसके नियम समझ लीजिए। इसी तरह अगर आपने वृद्धि संधि का नियम नहीं जाना है तो पररूप संधि पढ़ने के पहले वृद्धि संधि के नियमों को भी भली भांति जानना बहुत आवश्यक है। एक यहाँ पर बात और कहना चाहती हूँ कि यण संधि भी स्वर संधियों की सबसे महत्वपूर्ण संधि है और सबसे कठिन संधि है। अगर आपने उसका वीडियो भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में मैं उसका भी वीडियो लगा दूंगी, उसकी भी लिंक दे दूंगी, तो आप उसको भी अच्छी तरह देख लीजिए। तो अब हम देखते हैं पूर्व रूप संधि की परिभाषा। तो पूर्व रूप संधि को हम अयादि संधि का अपवाद कह सकते हैं, क्योंकि अयादि संधि का जो नियम है उस नियम का ये खंडन करता है और एक नया नियम बनाता है। इसकी परिभाषा है कि पद के अंत में स्थित ए या ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आए तो ए धन ओ ये दोनों मिलकर के दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है ए, और इसी तरह पद के अंत में स्थित ओ के बाद यदि अ आए तो इन दोनों के स्थान पर भी पूर्व रूप मानिए पूर्व में जो स्वर है उसका रूप हो जाता है, मतलब ए और अ मिला के ये पूर्व रूप ए हो जाता है और ओ और अ मिला के पूर्व का रूप बन जाता है। तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप ओ एकादेश हो जाता है और ये स्थितियां बनती है पूर्व रूप संधि में। और चूंकि यहाँ पर अ का लोप हो गया है, अ का लोप नहीं हुआ है, वो ओ में एकाकार हो गया है, पर उसकी पूर्व स्थिति बताना जरूरी है कि यहाँ पर अ था। इसलिए आवश्यक है कि अगर उसकी पूर्व स्थिति नहीं बताई तो फिर ए और ओ को देखकर गुण संधि का भ्रम हो सकता है। इसलिए अ की पूर्व उपस्थिति की सूचना देने के लिए वहां पर अ के स्थान पर एक अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। अभी हम उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझेंगे। अभी देखिए दो उदाहरण कि जैसे हरे धन अव बनता है हरे व, और ये जो अ है ये एकाकार हो गया ए के साथ, तो यहां से उसकी उपस्थिति चली गई है, फिर भी उसकी उपस्थिति को बताने के लिए यहाँ पर एक अवग्रह का चिन्ह लगा दिया गया है। और देखिए विष्णु धन अव, यहाँ पर भी वही स्थिति है, ये विष्णु का ओ जो है वो पदांत ओ है, हरे का ए भी पदांत ए है, और उसके बाद आ रहा है ह्रस्व अ। ये देखिए ए या ओ के बाद आए ह्रस्व अ, पहले ये पहले का हम पोंछ देते हैं तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगी बात। देखिए अ और ए और ओ, ये ए और ओ ये कैसे होने चाहिए, पद के अंत में स्थित होने चाहिए, माने पदांत होने चाहिए। अब हमको ये पदांत शब्द का भी अर्थ भी जानना पड़ेगा। उसके बाद यदि ह्रस्व अ आए तो देखिए यहां पर ये देखिए ए है और ओ है, हरे में ए है और विष्णु में ओ है, तो ये देखिए, और ये हरे और विष्णु पद के अंत में आने वाले स्वर हैं, इसलिए ये पदांत ए कहलाएगा, ये पदांत ओ कहलाएगा। और इनके बाद ह्रस्व अ, केवल ह्रस्व अ, दीर्घ अ नहीं, ह्रस्व अ आ रहा है, तो ये इसके जैसा हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, ये दोनों एकाकार हो जाएंगे, इसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। पर ये यहाँ पर था, इसकी उपस्थिति को बताने के लिए इसके स्थान पर ये देखिए तो बन गया हरे व, ये इसमें मिल गया, पर इसकी पूर्व उपस्थिति की सूचना देने के लिए इसकी जगह पर यहाँ एक अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है और शब्द बना हरे व और विष्णु व। इसी को हम और अच्छी तरह से समझते हैं।
पदांत ए और ओ के बाद आने वाला जो अ है वो अपना रूप ए और ओ में ही विलीन करके छुपा देता है। अभी जो मैंने आपको समझाया कि वर्ण प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है या पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है उसके जैसा हो जाता है उत्तर पद का प्रथम वर्ण। तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण है अ, वो हो गया ए और ओ जैसा और वो उसी में विलीन हो गया और उस विलीन अ का रूप लिपि में हम दिखाते हैं, अवग्रह के चिन्ह द्वारा अंकित किया जाता है, जो अभी हमने उस उदाहरण में देखा। दोनों उदाहरणों में हरेव और विष्णु में देखा। तो एक तो हो गया कि पूर्व रूप संधि की ये पहचान हो गई कि वहां अवग्रह लगा हुआ होगा। पर हम आगे आगे और संधियां पढ़ेंगे तो विसर्ग संधि के प्रसंग में भी हमें अवग्रह का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। तो दोनों के बीच फर्क करना हमें आना चाहिए। तो हम विसर्ग संधि में उन नियमों को विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए उदाहरण, जैसे वहां हरेव किया हमने, अब हमें यहां पर याद करना पड़ेगा अयादि संधि। अयादि संधि कहती थी कि ए के बाद अगर अ आता है, अ माने कोई सा भी स्वर आता है, तो ए के स्थान पर आय हो जाता है और ओ के स्थान पर अव हो जाता है। तो अब ए के बाद अ आया तो यहाँ पर आय होकर होना चाहिए था हरयत्र। ये एक सामान्य नियम से हरयत्र बनना चाहिए था, परंतु ये एक विशेष नियम आ गया पर रूप संधि का, पूर्व रूप संधि का, कि पदांत ए के बाद यदि केवल ह्रस्व अ आता है तो ये वाली स्थिति नहीं बनेगी। तो नियम बताया कि ये जो अ है वो इसमें एकाकार हो जाता है और इसकी जगह पर अवग्रह हो जाता है। तो होना चाहिए था हरयत्र, पर अपदांत था। जो अ था वो पदांत ए में समा गया और रूप बना हरेत्र। तो देखिए इसका क्षेत्र बहुत सीमित है कि केवल अ की बात है, अ के अलावा दूसरा कोई सा भी स्वर आएगा तो यही बनेगा, आय बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एक शब्द आया है पदांत। ये पदांत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम देखते हैं। पहले यहां पर देखते हैं उच्चारण हमें कैसा करना है, उस नियम को भी हम देख लें। तो देखिए ये उच्चारण जो है वहां पर ये हरे अत्र ऐसा नहीं करना है। ये ए लग गया, उसके बाद यहाँ पर अवग्रह लग गया, तो इस अवग्रह को हमें अ की तरह नहीं बोलना है। हम पढ़ेंगे तो इसको हरेत्र ही, हाँ इस रे को थोड़ा लंबा करेंगे, हरेत्र, हरे अत्र नहीं पढ़ेंगे। भले ही यहाँ पर ये अवग्रह का चिन्ह अ की जगह पर है, पर हम इस अवग्रह का उच्चारण अ की तरह नहीं करेंगे। अवग्रह का कोई उच्चारण हमें नहीं करना, होता ही नहीं है अवग्रह का उच्चारण। तो इस तरह से ये हरे धन अत्र, हरयत्र नहीं बनेगा, हरेत्र बनेगा। और उदाहरणों से समझते हैं और हम दोनों की तुलना करते हैं, अयादि संधि की और पूर्व रूप संधि की, तो आपको बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। देखिए अयादि संधि में हमने नियम पढ़े थे कि ए और ओ के बाद, बल्कि वहां तो हमने ए ओ आई औ दोनों के बाद की बात की थी, पर यहाँ पूर्व रूप संधि केवल ए और ओ इन दो नियमों का ही अपवाद दे रहे, इसलिए हम केवल यहाँ ए और ओ की ही बात करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि ए और ओ स्वर के बाद यदि कोई भी स्वर आए, मतलब समान या असमान कोई सा भी स्वर आए, तो ए की जगह पर हो जाता है आय और ओ की जगह पर हो जाता है अव, और जो बाद वाला समान स्वर है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। इसके हमने उदाहरण भी देखे कि ने धन अनम बराबर नयनम, ए की जगह पर आय हो गया और भो धन अनम भवन। अब हमें यहाँ पर पूर्व रूप संधि के उदाहरण देखने हैं। हरे धन अव हरेव और विष्णु धन अव विष्णु। अब देखिए दोनों की स्थितियां समान है। देखिए यहां पर भी ए के बाद अ आ रहा है, यहां पर भी ए के बाद अ आ रहा है। इसी तरह यहां भी ये अयादि संधि का प्रसंग है कि भो ओ के बाद अ आ रहा है
और यहाँ पर भी ओ के बाद अ आ रहा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये पूर्व रूप संधि क्यों है और ये अयादि संधि क्यों है, इसको जानने के लिए मैंने आपको वहां बताया था कि एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है पदांत। पूर्व रूप संधि की परिभाषा में था कि यदि पदांत ए और ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आए, मतलब पदांत ए और ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आए तो पूर्व रूप होता है। इसका मतलब अपदांत के बाद आएगा तो पूर्व रूप नहीं होगा, अपदांत के बाद आएगा तो वही अयादि संधि की ही स्थिति बनेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि पदांत माने क्या और अपदांत माने क्या। पदांत और अपदांत इन दोनों का अर्थ हमें समझना पड़ेगा। हमने संस्कृत के प्रारंभिक व्याकरण के जो पहले वीडियोस बनाए थे, उनमें विभक्तियां पढ़ाते समय आपको ये पढ़ाया था कि पद किसे कहते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर भाग 2 और भाग 3 के वीडियोस को देख सकते हैं। तो पद की एक परिभाषा थी सुप्तिंगंतम पदम। हालांकि पद की और भी तद्धित समासाश्च इत्यादि भी परिभाषाएं हैं, पर अभी हम एक सामान्य परिभाषा लें कि सुप्तिंग अंतम पदम माने सुप और तिंग। सुप प्रत्यय कहलाते हैं, विभक्तियों के जितने भी प्रत्यय हैं वो कहलाते हैं सुप प्रत्यय, माने जो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के प्रत्यय हम रामः रामौ रामाः में जो लगाते हैं वो कहलाते हैं सुप प्रत्यय। और जो हम धातु रूपों में प्रत्यय लगाते हैं, तिप तस जी माने हम पठति पठतः पठन्ति में जो पठ धातु में हम प्रत्यय लगाते हैं वो कहलाते हैं तिंग। तो सुप प्रत्ययों से और तिंग प्रत्ययों से अंत होने वाले जो शब्द हैं वो कहलाते हैं पद। और जिन शब्दों में अभी सुप और तिंग प्रत्यय नहीं लगे हैं वो पद नहीं कहलाते। अब देखिए यहां पर ये जो ने और अनम, ये जो स्थिति बन रही है इसको हम ध्यान से देखें कि ये नयनम पूरा पद है, नयनम पूरा पद है और ये जो ने अनम है ये पद बनने की प्रक्रिया चल रही है। अभी ये ने जो है ये पूरा पद नहीं है, ये नी धातु में ल्युट प्रत्यय लग रहा है, तो नी धातु को गुण हुआ है व्याकरण के नियमों से, नी को हुआ है ने और ये ल्युट को अनम आदेश हुआ है। तो ये जो ने का ए है ये पदांत नहीं, ये पद के अंत में नहीं है, ये पद के बीच में है। अगर यह नयने शब्द होता तो वो पदांत कहलाता क्योंकि सप्तमी लगी, पर ने अनम में जो ने है या भो अनम में जो भो है ये अभी पद के अंत में नहीं है, ये पद के मध्य में है, इसलिए हम इसको कहेंगे अपदांत। ये नयनम भवनम नायक गायक इसमें जितने भी ये ओ लगे हुए हैं या आई औ लगे हुए वो सारे अपदांत हमने उदाहरण देखे थे। तो ये अपदांत ओ है और ये अपदांत ए है। तो इस अपदांत ए के बाद अगर ह्रस्व अ आ रहा है तब तो अयादि संधि का ही प्रसंग है, पर हमारी पूर्व रूप संधि कह रही है कि पूर्व रूप संधि में क्या होना चाहिए, पदांत ए ओ होना चाहिए। पद के अंत में आने वाला ए, तो ये देखिए ये जो हरे शब्द है ये पद है। ये पद क्यों है, क्योंकि इसमें विभक्ति लगी हुई है, ये संबोधन का पद है। हे हरे, हे विष्णु, संबोधन में प्रथमा ही होती है, अष्टमी नहीं होती। तो देखिए ये जो हरे और विष्णु है इनमें लगा हुआ है प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय लगा हुआ है ये वाला, तो इसलिए ये जो ए है या ये जो ओ है ये कहलाएगा पदांत ए और पदांत ओ, और हमारे पूर्व संधि के नियम को ये पूरा कर रहा है। पहली शर्त है कि ए और ओ पदांत होना चाहिए और दूसरी शर्त है
कि बाद में, धन के बाद में या उत्तर पद में केवल केवल ह्रस्व अगर इस की जगह आ, ई, उ, रील, री, ए, ऐ, उ, औ में से कुछ आएगा तो पूर्व रूप संधि नहीं होगी, फिर यही अयादि संधि ही होगी। तो इसका क्षेत्र बहुत सीमित है। पूर्व रूप संधि का नियम कहता है कि यदि पदांत ए और पदांत ओ, आई, औ की बात भी नहीं कर रहा है वो, उनके बाद एक स्वर आए, वो भी कौन सा स्वर, केवल एक स्वर, ह्रस्व अ, दीर्घ आ भी नहीं, ह्रस्व अ आए तो पूर्व रूप हो जाता है, माने इस अ का पूर्व रूप ए हो जाता है, ये इसमें विलीन हो जाता है और इसकी जगह पर ये अवग्रह लग जाता है। पर अगर ये पदांत नहीं है, ये अपदांत है, जैसा कि ये ऊपर के दो उदाहरणों में है, ये देखिए, ये जो ने है या ये जो भो का ओ है या नी का ने का ए है, ये सारे अपदांत है। तो ये अपदांत अगर होगा तो ये पूर्व रूप संधि के अंतर्गत नहीं आएगा। और अपदांत ए और अपदांत ओ के बाद अगर अ आता है तो वो अयादि संधि ही होगी और नयनम भवनम ही बनेगा। और अगर अपदांत, सॉरी गलत बोला शायद मैंने, पदांत, अपदांत ए और ओ के बाद अगर ह्रस्व अ आता है तो ये अयादि संधि का ही नियम लगेगा, नयनम भवनम ही बनेगा। पर अगर पदांत ए और पदांत ओ के बाद ह्रस्व अ आता है तो वहां पूर्व रूप संधि का नियम लगेगा और हरेव और विष्णोव जैसी स्थितियां बनेंगी। चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं, उदाहरणों के माध्यम से इस संधि को समझते हैं। ये देखिए, हमने देखा कि ने धन अनम नयनम बना, तो नयनम का जो ए था, मतलब ये जो ने का जो ए था वो अपदांत था, उसके बाद अ आ रहा था, तो यहाँ पर अयादि संधि हुई और नयनम शब्द बना। पर ठीक इसी तरह देखिए वही स्थितियां हैं, बिल्कुल हरे धन अव में भी वही स्थितियां हैं, ए के बाद अ आ रहा है। पर यहाँ हरे का जो ए है वो अपदांत है, हरे का ए जो है वो पदांत है। तो पदांत होने से उसके बाद अ आ रहा है तो पूर्व रूप संधि का नियम लगेगा और शब्द बनेगा हरेव। तो हरे धन अव हरेव और ने धन अनम नेनम नहीं बनेगा, नयनम बनेगा। इसी तरह हम ओ का उदाहरण देखते हैं कि भो धन अनम बनता है भवनम। तो भो का जो ओ है, ये जो भो का ओ है वो ओ अपदांत है, इसलिए यहाँ पर अयादि संधि का नियम लगा और भवनम शब्द बना। और विष्णोधन अव में भी यही स्थिति बन रही, ओ और ओ के बाद अ यहाँ भी आ रहा है, ओ के बाद अ यहाँ भी आ रहा है, पर ये अपदांत है और ये पदांत है। विष्णु का ओ जो है वो पदांत होने से यहाँ पर पूर्व रूप संधि का नियम लगेगा और शब्द बनेगा विष्णु। देखिए, आपको पूर्व रूप संधि पढ़ने के पहले अयादि संधि को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो अयादि संधि का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको देख लीजिए, या अगर देखा भी है तो उसको फिर से सावधानी पूर्वक एक बार फिर से देखिए और उसके बाद पूर्व रूप संधि को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ आई बटन में भी अयादि संधि दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप अयादि संधि को देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप उसकी लिंक पर क्लिक करके अयादि संधि को देख सकते हैं। अब हम चलिए अन्य उदाहरणों से हम देखते हैं कि कैसे पूर्व रूप संधि हुई। हालांकि मैंने अच्छी तरह समझाया, आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए पहले हम ए का उदाहरण देखते हैं कि पदांत ए धन अ जब आते हैं पास में तो ए और अ एक रूप हो जाते हैं, पूर्व रूप, और अ की पूर्व सूचना देने मात्र के लिए ये एक अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। हरे धन अव आया तो हरे का ए
और अव का अ ये दोनों समीप आए तो ए और अ जो है, ये जो अ है ये पूर्व रूप हो गया और हर ए व बना, ये र में ए जुड़ेगा, हरे बनेगा और हरे व शब्द बना। अब इस अ की पूर्व सूचना देने के लिए यहाँ पर हमें एक अवग्रह लगाना है और यहाँ पर शब्द बनेगा हरे व। इसी तरह हम अगला उदाहरण देखें। पदांत ओ के बाद जब अ आता है तो दोनों पूर्व रूप, अ का पूर्व रूप हो जाता है, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और ओ रूप हो जाता है और अ की पूर्व सूचना देने के लिए अवग्रह लगाते हैं। तो विष्णु धन अव, विष्णु का ओ अव के अ के संपर्क में आया तो ये अ पूर्व रूप हो गया, ओ के समान हो गया, दोनों एकाकार हो गए और शब्द बना विष्णु ओ और व। ये न में ओ जुड़ा तो विष्णु व। और इस अ की पूर्व सूचना देने के लिए यहाँ पर हमें एक अवग्रह लगाना है और हमारा पद बनेगा विष्णु व। इसी के पूर्व संधि के कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, हरे धन अव हरे व, वृक्षे धन अपि वृक्षेपि। देखिए ये वृक्षे का जो ए है ये वृक्ष में सप्तमी लगी है तो पदांत ए है, तो शब्द बना वृक्षेपि। जले धन अस्ति, जले भी सप्तमी का ए है तो पदांत ए है, उसके बाद अ आ रहा है तो शब्द बना जलेस्ति। इसी तरह गोपालो धन अहम, ये वस्तुतः गोपालः था, संधि के नियमों से विसर्ग की जगह पर बहुत परिवर्तन होते होते उ हुआ है, फिर ओ हुआ है, तो गोपालो धन अहम गोपालो हम, ये भी पदांत ही ओ कहलाएगा, विसर्ग की जगह हुआ है हालांकि, फिर भी गोपालः पूरा पद है और विसर्ग की जगह उ होके फिर अ और उ मिलके ओ होता है और गोपालो अहम। तो विसर्ग संधि में भी ये पूर्व रूप संधि की स्थितियां बनती हैं। और विष्णु धन अव विष्णुव, इस तरह से ये पूर्व रूप संधि आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यद्यपि हमने विचार किया था कि इसी वीडियो में हम पूर्व रूप और पर रूप दोनों संधियों को पढ़ाएंगे, पर ये वीडियो की जो लेंथ है बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं पूर्व रूप संधि। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोगों को पूर्व रूप संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। पुनः कह रही हूं कि पूर्व रूप और पर रूप संधियां पढ़ने के पहले आप अयादि संधि और वृद्धि संधि के नियमों को भली भांति जान। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आशा है कि आपको अयादि संधि का यह अपवाद पूर्व रूप संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें वृद्धि संधि का अपवाद भी पढ़ना है। हम अगले वीडियो में वृद्धि संधि का अपवाद पर रूप संधि पढ़ेंगे। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा ऐसा मैं समझती हूँ, पर एक निवेदन है कि लाइक करने के साथ साथ आप अपने कमेंट्स भी दें और कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये बताएं कि अब आगे के वीडियोस में आप कौन से महत्वपूर्ण विषय को पहले पढ़ना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।